हेलो साथियों, मैं बी एल लूणा मेरे YouTube चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं और उस हिंदी साहित्य के इतिहास में आज हम छायावाद के जो प्रवर्तक है, उन्होंने जो छायावाद के बारे में अलग अलग जो मत दिए उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हिंदी जो व्याकरण है उसके नोट्स मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिए, आप जाकर उस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए और वो नोट्स ले सकते हो। और जैसे ही हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास कंप्लीट होगा इसके नोट्स भी मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। अब हम बात करें जो छायावाद है उसके जो प्रवर्तक है, यानी छायावाद के प्रवर्तक विभिन्न विद्वानों के मतानुसार, यानी छायावाद के जो अलग अलग प्रवर्तक है, अलग अलग विद्वानों ने किसको माना है। ठीक है, तो आचार्य जो रामचंद्र शुक्ल है, उन्होंने छायावाद का प्रवर्तक मैथिली शरण गुप्त व मुकुटधर पांडे को माना है। यानी जो मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे, उनकी रचनाओं में हमारे को छायावादी जो प्रवृत्तियां हैं वो देखने को मिलती है। तो आचार्य रामचंद्र के बारे में पूछे तो इन्होंने मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे को छायावाद का प्रवर्तक माना है। प्रभाकर माचवे व विनय मोहन शर्मा, इन्होंने माना है माखनलाल शर्मा को। नंद दुलारे वाजपेयी, इन्होंने माना है सुमित्रानंद पंत को। और इलाचंद जोशी व गणपति चंद्र गुप्त है, इन्होंने माना है जयशंकर प्रसाद को। तो जो अलग अलग विद्वान है, उन अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग जो कवि है उनको उनका छायावाद का प्रवर्तक माना है। तो ये जो सारे जो है वो आपको अलग अलग याद रखना है। सर्वमान्य मत की बात करें, यानी जो सभी विद्वानों को एक जगह करके जो सर्वमान्य सभी ने उसको स्वीकार किया, वो है हमारे जयशंकर प्रसाद, जो छायावाद के आधार स्तंभों में इनका नाम आता है। अब पीछे हमने देखा है कि वह छायावाद के आधार स्तंभ है प्रसाद, पंत, निराला और वर्मा, महादेवी वर्मा। ठीक है, तो ये जो चार है ये छायावाद के आधार स्तंभ है। आगे देखिए, आगे है विशेष तथ्य। विशेष तथ्य के अंदर है छायावाद कल्पना प्रधान काव्य है। यानी जो छायावादी जो रचनाएं हैं, उन छायावादी रचनाओं में जो कल्पना है वो कल्पना ज्यादा मिलती है। यानी कल्पना करके जो हकीकत है वो कम है। कवि के मन में जो विचार पैदा हुए, उन विचारों के आधार पर जो रचा गया काव्य है वो छायावादी काव्य है। यानी हम आगे जी पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा, यानी कवि ने जितनी कल्पना अधिक की उस प्रकार वो रचना करने में सक्षम हुआ है। तो ज्यादा कल्पना प्रधान काव्य है छायावादी। छायावादी काव्य में अनुभूति की गहराई देखने को मिलती है। यानी छायावाद में अनुभूति की गहराई है वो हमें देखने को मिलती है। छायावादी युग खड़ी बोली हिंदी का स्वर्ण युग कहा जाता है। ये लाइन मोस्ट है। यानी जो छायावादी युग है वो खड़ी बोली हिंदी का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? वैसे हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसको कहा है? भक्ति काल को। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसको कहा? भक्ति काल को। परंतु ये कह रहा है कि छायावादी युग खड़ी बोली हिंदी का, ये अलग अलग आपको ये दिमाग में अच्छी से सेट रखना है। यानी खड़ी बोली हिंदी का स्वर्ण युग है वो छायावादी युग है। क्यों है? क्योंकि इसके अंदर जो गद्य और पद्य, क्योंकि जो हमारा पीछे हम पढ़ के आए द्विवेदी काल था, उस द्विवेदी काल से गद्य और पद्य वो खड़ी बोली में लिखा जाने लगा था। परंतु कुछ रचनाएं हैं वो जो हमारे ब्रज भाषा में भी मिलती है, परंतु जो छायावादी युग है उसमें खड़ी बोली में रचना ज्यादा की जाने लगी। तो इसलिए खड़ी बोली का जो स्वर्ण युग है वो कौन सा है? हमारा छायावादी युग है। छायावादी कवियों को पलायनवादी कवि कहा जाता है। यानी छायावादी कवियों को पलायनवादी कवि भी कहा जाता है। आचार्य शुक्ल ने छायावाद को अभिव्यंजनावाद का विलायती संस्करण कहा है। यानी छायावाद को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? तो आपको उत्तर है अभिव्यंजनावाद का विलायती संस्करण कहा है। ये मानना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आगे है जयशंकर प्रसाद की रचना झरना, जो 1918 में प्रकाशित हुई थी। क्योंकि छायावाद की जो समय सीमा है उसके मानने का कारण क्या है कि जो झरना है जयशंकर प्रसाद की वो 1918 में प्रकाशित हुई थी और 1918 से लेकर 1936 ईस्वी तक छायावाद
की समय सीमा मानी है। डॉक्टर नगेंद्र ने मानी है 1918 से 1938 ईस्वी। ठीक है, तो आपको ये अलग अलग याद रखना है। प्रसाद की रचना 1918 में प्रकाशित होने के कारण ही छायावाद की समय सीमा 1918 से माने। यानी कारण में पूछ सकते हैं भाई क्या कारण है, तो झरना जो प्रकाशित हुई थी जयशंकर प्रसाद की रचना, उसी के कारण इसको माना है। छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार माना जाता है। यानी जयशंकर प्रसाद की रचना जो झरना है, उस झरना को क्या माना जाता है? छायावाद की प्रयोगशाला। यानी छायावाद की जो रचनाएं मिलती है वो पहले बहुत झरना में मिलती है, उसकी जो प्रवृत्तियां मिलती है, उसके जो गुण मिलते हैं वो हमारे को किसमें मिलते हैं? झरना जो रचना है उसमें। तो इसको छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार माना जाता है। जयशंकर प्रसाद की रचना कामायनी 1935, यानी कामायनी की रचना 1935 में हुई थी। बहुत ही शानदार रचना है, को छायावाद की चरम परिणति माना गया है। यानी छायावाद की जो लास्ट परिणति, यानी जो कल्पना की गई है कवि के द्वारा, तो इतनी अच्छी कल्पना की गई है कवि की जो बहुत ही तारीफ लायक है। तो जो 1935 जो लास्ट है, यानी 1918 में छायावाद की समय सीमा 1936 तक मानी है, क्योंकि जो 1935 में जो कामायनी रची गई जयशंकर प्रसाद की, वो बहुत ही शानदार, वो बहुत ही अच्छी कल्पना करके उसको रची गई है, तो उसको छायावाद की चरम परिणति माना गया है, यानी चरम सीमा मानी गई है। अब हम बात करें छायावाद के प्रमुख कवि, यानी जो छायावाद के प्रमुख कवि है, तो चार तो जो आधार स्तंभ है वो, और उसके बाद में जो कुछ अन्य कवि है उनके बारे में हम देखेंगे। तो पहले है छायावाद के जो प्रमुख कवि, उन कवियों में जयशंकर प्रसाद का नाम पहले आता है। तो जयशंकर प्रसाद का नाम पहले आता है, और इनको जो उपनाम की बात करें तो इसको क्या कहा जाता है? ब्रह्मा कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद को क्या कहा जाता है? ब्रह्मा। तो ये याद रखना, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। जन्म की बात करें, इनके जो जयशंकर प्रसाद और जो छायावाद के जो आधार स्तंभ है, इनके आपको जन्म और मृत्यु डेट और इनकी रचनाओं की जो सन है वो भी आपको अच्छे से याद रखनी है। तो जन्म की बात करें तो 1889 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कहां हुआ था? जगह भी याद रखनी, काशी में सुंगनी साहू परिवार में। यानी काशी के अंदर एक परिवार था सुंगनी साहू, उस परिवार के अंदर इनका जन्म हुआ था। मृत्यु की बात करें तो 1936 ईस्वी। यानी जिस प्रकार 1918 ईस्वी से छायावाद की समय सीमा स्टार्ट होती है और 1936 में खत्म होती है। जब छायावाद की समय सीमा खत्म होती है उस समय हमारे जयशंकर प्रसाद की मृत्यु भी होती है। तो 1889 से लेकर 1936 ईस्वी तक जयशंकर काल का समय है। यह आपको जन्म और मृत्यु अच्छे से याद रखनी। आगे देखिए प्रमुख रचनाएं, यानी जो जयशंकर प्रसाद की जो प्रमुख रचनाएं, उन रचनाओं के बारे में देख लेते हैं। प्रेम पथिक, प्रेम पथिक है 1905 ईस्वी में, 1905। ये ब्रज भाषा में, यानी जो खड़ी बोली है, ज्यादातर जो छायावादी युग में जो रचनाएं हुई उनमें खड़ी बोली का प्रयोग किया गया, परंतु जो प्रेम पथिक है वो क्या है? ब्रज भाषा में है। बाद में इसको 1913 में, यानी 1905 में प्रकाशित हुई थी प्रेम पथिक, उस समय इसकी भाषा क्या थी? ब्रज थी। अब 1913 ईस्वी में इसको खड़ी बोली में लिखा गया, खड़ी बोली में परिवर्तित किया गया। तो याद रखना है, आपको पूछ सकते हैं, यानी प्रेम पथिक रचना को खड़ी बोली में कब परिवर्तित किया गया? तो 1913 ईस्वी में। यानी 1905 ईस्वी में वो ब्रज भाषा में थी और 1913 में खड़ी बोली में। चित्राधार 1906 ईस्वी में और 1909 ईस्वी में, कहने वाले ये भी पहले ब्रज भाषा में थी, फिर 1909 में इसको खड़ी बोली में किया गया। करुणाले 1913 ईस्वी में। कानन कुसुम 1913। महाराणा का महत्व 1914। अब देखिए यहां तक की जो रचनाएं वो अलग है, इसके अंदर छायावादी जो प्रवृत्तियां वो देखने को नहीं मिलती है। अब यहां से जो रचनाएं हैं, झरना, आंसू, लहर और कामायनी, ये जो छायावादी रचनाएं हैं, छायावादी रचनाएं हैं। झरना जिसका प्रकाशन 1918 में हुआ था, क्योंकि झरना जब प्रकाशित हुई थी 1918, उससे पहले छायावादी प्रवृत्तियां देखने को नहीं मिलती है। तो जो झरना प्रकाशित हुई थी 1918, उस 1918 में हमारे को इसमें छायावादी जो गुण, वो छायावादी विशेषताएं वो देखने को मिलती है। इसीलिए जो छायावाद की समय सीमा 1918 ईस्वी से मानी है, और ये प्रथम आविष्कार माना जाता है छायावादी युग का झरना। अभी हमने देखा, तो झरना 1918 में है, आंसू 1925 में है, लहर 1933 में, 3 है ये 33, और कामायनी 1935 में है, 1935।
अब देखिए ये जो छायावादी जो चार रचनाएं, इन चार रचनाओं का मैंने सूत्र बनाया और इनकी सन को याद रखने का कोड भी बनाया, वो देखते हैं हम। सूत्र क्या बनाया है? झरना गिरा तो आंसू बहे, क्योंकि झरना गिरता है तो झरना गिरना क्रम से मैंने इस प्रकार सेट किया कि झरना गिरता है तो झरने में क्या होता है? पानी होता है। तो आंसुओं में क्या होता है? पानी। तो कहने का मतलब झरना गिरा तो आंसू बहे, लहरें चली, फिर कहने का मतलब हवाएं जो चलती है तो लहरें चली, क्योंकि जो आंसू गिरे झरना गिरे नीचे तो लहरें की तरह लगता है, लहरें चलती है। लहरें चली तो कामायनी रची। देखिए किस प्रकार सेट किया है, झरना गिरा तो आंसू बहे, लहरें चली तो कामायनी रची। अब इनका कर्म याद हो गया, पहले जो प्रकाशित हुई थी वो झरना हुई थी, उसके बाद में आंसू, उसके बाद में लहर और उनके बाद में कामायनी। तो चारों का कर्म याद हो गया आपको अच्छे से। चारों का कर्म तो याद हो, अगर आपको पूछ ले कि भाई छायावादी रचनाओं को, जयशंकर प्रसाद छायावादी रचनाओं को कर्म सुमेलित कीजिए, तो आपको इस प्रकार से उल्टा सुल्टा दे रखे, पहले आंसू दे रखे, फिर कामायनी दे, फिर झरना दे, फिर लहर दे, इस प्रकार उल्टा सुल्टा करके दे तो आप इसको सेट कर सकते हो। क्योंकि पहले आपको ये सूत्र याद रखना, झरना गिरा तो आंसू बहे, लहरें चली तो कामायनी रची, इस प्रकार का ये सूत्र है तो आपको याद रह जाएगा। फिर मैंने इसकी भाई इससे तो आपको सिर्फ कर्म याद रहेगा कि भाई पहले कौन सी रचना बाद में कौन सी, परंतु अब झरना कब प्रकाशित हुई थी, आंसू कब प्रकाशित हुआ था, लहरें कब हुई थी और कामायनी कब हुई थी, तो इनका आपको सन याद रखना है। तो मैंने यहाँ पर सूत्र बनाया, इसका जो कोड दिया है इनको, जयशंकर प्रसाद के कोड नंबर है 18782। 18782 का कहने का मतलब पहली जो रचना है वो कब हुई थी? 1918 में। 1918 में। दूसरी 18 में हमें क्या जोड़ना है? 7 जोड़ना है। तो 18 में 7 जोड़ते हैं 1925 होता है, 1925। फिर उस 7 के अंदर हम 8 जोड़ते हैं तो कितने आते? 1933 आते, 1933। फिर 33 में 2 जोड़ते हैं तो होता है 1935। तो ये देखो पहली झरना आएगा 1918, फिर 1925 में आंसू, फिर 1933 में लहरें, फिर 1935 में कामायनी। तो इस प्रकार आपको इसका कर्म भी याद हो जाएगा और इनके जो सन है वो कब प्रकाशित हुई थी वो सन्ने भी याद हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मैंने कोड बना दिया अच्छे से, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए। यानी हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, उस हिंदी साहित्य के इतिहास को मैंने इस प्रकार सेट करने की कोशिश की है कि जितना सरल हो सके उतना आपको सरल किया जाए। और मैंने जो सूत्र और जो कोड जो भी बनाए हैं मैंने वो इस प्रकार बनाए कि जो ज्यादातर पूछे जाते हैं उनमें से क्वेश्चन गलत होने की संभावना हमारी ज्यादा रहती है, तो उनके मैंने कोड और जो सूत्र बनाने की कोशिश की। बाकी तो हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत लंबा चौड़ा है, सारी जो चीजें उनको हम सूत्रों में नहीं पिरो सकते, उसको याद भी करना पड़ेगा। पर ज्यादातर का मैंने इस प्रकार किया, जहां जहां मैं कंफ्यूजन हुआ हूं वहां वहां मैंने सूत्र बनाने की कोशिश की है। अब देखिए आगे प्रमुख कविताएं, यानी जयशंकर प्रसाद की कविताएं वो भी देख लीजिए। उर्वशी 1909 ईस्वी में, वन मिलन 1909 ईस्वी में, प्रेम राज्य 1909 ईस्वी में, तीनों 1909 में है। अयोध्या का उद्धार 1910 में, शोकोच्छ्वास 1910 में। यानी ऊपर वाली उर्वशी, वन मिलन और प्रेम राज्य ये 1909 में है। तो ऐसे तो थोड़ी बहुत आप याद भी कर सकते हो, उर्वशी, वन मिलन और प्रेम राज्य 1909 में, अयोध्या का उद्धार और शोकोच्छ्वास ये 1910 ईस्वी में। ये क्या है? कविताएं हैं जयशंकर प्रसाद की। आगे है चित्राधार। चित्राधार रचना, उसमें क्या है? इसमें प्रसाद की प्रारंभिक जीवन की विभिन्न कविताओं का संकलन है। यानी चित्राधार है वो क्या है? एक अकेली कविता या अकेली कोई रचना नहीं है, ये चित्राधार है। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर प्रसाद की जो प्रारंभ का जीवन था उस जीवन से विभिन्न जो कविताएं थी उन कविताओं का संकलन किया गया चित्राधार में। तो आप पूछ सकते हैं कि प्रसाद की प्रारंभिक जीवन की जो विभिन्न कविताएं उनका संकलन किसमें किया गया है? तो वहां पर जैसे आपको नाम दे दे, लहर, कामायनी, चित्राधार, प्रेम पथिक, कानन कुसुम, कोई भी नाम दे दे तो वो आपको इसमें से छांटना है। तो चित्राधार है उसके अंदर ये सारी कविताएं सेट की गई है जो प्रारंभिक जीवन से संबंधित है। इसके 2 संस्करण है। प्रथम संस्करण में ब्रजभाषा व खड़ी बोली की कविताएं हैं।
यानी इसमें दो संस्करण इसके चित्राधार के, एक तो प्रथम संस्करण और एक द्वितीय संस्करण। तो प्रथम जो संस्करण है उसके अंदर क्या है, ब्रज भाषा और खड़ी बोली की कविताएं, और द्वितीय संस्करण उसमें केवल ब्रज भाषा की कविताएं। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना, यानी प्रथम संस्करण है उस प्रथम संस्करण के अंदर ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों की कविताएं हैं। प्रथम संस्करण में ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों की कविताएं हैं, और जो द्वितीय संस्करण उसमें केवल सिर्फ ब्रज भाषा ही है। तो अलग अलग याद रखना है। फिर आता है हमारा प्रेम पथिक। प्रेम पथिक में क्या है, पहले ब्रज भाषा में 1905 ईस्वी में, बाद में खड़ी बोली में 1913 ईस्वी में। यानी जो प्रेम पथिक है वो भी दो बार प्रकाशित हुआ है, दो बार प्रकाशित हुआ है। पहले जो प्रकाशित हुआ था 1905 में, उस समय इसकी भाषा क्या थी, ब्रज भाषा थी। बाद में इसको 1913 में प्रकाशित किया गया, और जब 1913 में प्रकाशित किया गया तब इसकी भाषा क्या कर दी गई, खड़ी बोली। तो पहले ब्रज भाषा थी फिर खड़ी बोली, क्योंकि जो ब्रज भाषा है वो ब्रज भाषा धीरे धीरे कम होने लग गई थी, क्योंकि जो द्विवेदी काल था उस द्विवेदी काल के अंदर क्या है, ब्रज भाषा को कम करके खड़ी बोली में गद्य और पद्य दोनों की भाषा खड़ी बोली कर दी गई। तो आगे आगे क्योंकि जो ब्रज भाषा को कम करके खड़ी बोली को महत्व दिया जाने लगा, तो इन्होंने जो ब्रज भाषा में रची थी रचनाएं, परंतु इसको महत्व कम मिलना लगा, तो इसको फिर अनुवाद करके खड़ी बोली में निकाला गया। भाई जिस प्रकार हम देखते हैं कि मार्केट में जिस चीज की चलन होती है उसी प्रकार हमें चलना होता है। भाई मार्केट में जो चीज चाहिए वही हमें प्रस्तुत करना होता है। तो समाज में उस तरह की मांग थी, उस प्रकार का साहित्य पढ़ा जाने लगा, यानी ब्रज भाषा के साहित्य कम पढ़ने वाले थे और खड़ी बोली का ज्यादा चलन हो रहा था। तो इसलिए इन्होंने भी खड़ी बोली में 1905 में जो ब्रज भाषा में था प्रेम पथिक, उसको 1913 में खड़ी बोली में कर दिया गया। फिर आता है हमारा कानन कुसुम। ये इनकी खड़ी बोली की कविताओं का प्रथम संग्रह माना जाता है, यानी खड़ी बोली की कविताओं का प्रथम संस्करण। ये देखो, ये जो चित्राधार है उसमें तो क्या है, प्रारंभिक जीवन की जो कविताएं उनका संकलन किया गया, और जो कानन कुसुम है उसके अंदर खड़ी बोली की कविताओं का प्रथम संस्करण माना जाता है, यानी प्रथम संस्करण है खड़ी बोली की कविताओं का। तो ये सारे अलग अलग आपको याद रखना है। इसके बाद में झरना, ये एक गीत संग्रह है, यानी झरना ये क्या है, गीत संग्रह, गीतों का संग्रह किए गए हैं झरने के अंदर। इतिहास का इसे प्रथम छायावादी रचना मानते हैं, इतिहास का इसको प्रथम छायावादी रचना मानते हैं इतिहास में इसको, ठीक है। ये हम ऊपर देख सकते हैं, क्योंकि 1918 में छायावाद की समय सीमा, और वो समय सीमा मानने का कारण ही झरना ही है। फिर आता है आंसू, ये स्मृति काव्य है, यानी आंसू कब आते हैं, किसी को याद करते हैं, किसी का दुख होता है तब आंसू आते। तो ये तो अपने आप ही पता चल रहा है कि आंसू एक स्मृति काव्य, किसी को याद किया जा रहा है। प्रथम संस्करण आंसू का प्रथम संस्करण 1925 में हुआ था, जो मैंने ऊपर बताया, और द्वितीय संस्करण 1933 में। तो यह आपको थोड़ा दिमाग में सेट रखना है, क्योंकि जो सूत्र मैंने बनाया उस सूत्र में जो प्रथम प्रकाशित हुआ था वही समय सीमा आ रही है। तो प्रथम संस्करण 1925 में और द्वितीय वो 1933 में, ठीक है। तो द्वितीय संस्करण 1933 में, जो लहर का प्रकाशन वर्ष है 1933 उस समय है, ठीक है। तो ये दोनों आपको अलग अलग याद रखना है। अब जो झरना तक, सॉरी आंसू तक आगे जो हमारा जो ये लहर और जो कामायनी के बारे में कुछ ज्यादा पॉइंट बनते हैं, और जो लंबा चौड़ा है तो वो हम अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। यहां तक का जो वो आप अच्छे से इसको याद कर लीजिए, वो थोड़ा थोड़ा करके हम करेंगे, एक साथ करने की जरूरत नहीं है। अभी जैसे वैकेंसी भी पास में नहीं है, पूरा धीरे धीरे करके जितना जो आप जैसे मान लिया कि इस क्लास के अंदर आपने जितना आज पढ़ा है वो अच्छे से याद कर लीजिए। कल जो पढ़ते हो तो थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे तो सारा याद होगा। एक साथ सारी चीजें वो मिक्स हो जाती है, याद भी नहीं होती है, इसलिए हम धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे। लंबा चौड़ा जैसे देखिए 2-2 घंटे की क्लास लेने से कोई मतलब नहीं है, आराम से धीरे धीरे करके सारी तैयारी करते चलेंगे। जिस दिन आपका एग्जाम होगा उस दिन आपका सारा कोर्स मैं कंप्लीट करवा दूंगा। जब एग्जाम की डेट आ जाएगी, वो जैसे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, मैंने टारगेट फर्स्ट ग्रेड का ले रखा है कि फर्स्ट ग्रेड के हिसाब से आपको तैयारी करवा दे। तो फर्स्ट ग्रेड के अंदर जैसे ही आएगी मेन वैकेंसी, जैसे संस्कृत विद्यालय वाले में आ गई है, परंतु जैसे वो मेन वैकेंसी आएगी फर्स्ट ग्रेड की जो सामान्य शिक्षा में, उसका टारगेट लेके हम भाई उसमें कितना टाइम हमारे को मिलता है, किस प्रकार रिवीजन करना, किस प्रकार सिलेबस को पूरा करना। जैसे हमारे व्याकरण हो गई और हिंदी साहित्य का इतिहास छायावाद तक पहुंच गए, आधुनिक काल है कंप्लीट में, उसके बाद में जो गद्य की जो रचनाएं बचेगी, जैसे उपन्यास हो गई, कहानी हो गई, नाटक हो गए, इस प्रकार की, तो वो हम एक एक करके उसमें एक एक दिन में लगेगा, तो वो 5-10 दिन के अंदर वो कंप्लीट हो जाएगा। ज्यादा लंबा चौड़ा सिलेबस नहीं है, महीने भर के अंदर आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में हम देखेंगे कि क्या जो नया टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है
तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।